दूसरा बायसिंग सर्किट जो होता है दैट इज सेल्फ बायसिंग सर्किट. ओके, that is self biasing circuit shown in figure. Stabilize the operating point to a very large extent. RE is added to the emitter circuit and voltage divider R1 and R2 in the base circuit of the transistor. ये आप फिगर देख सकते हैं, ये सेल्फ बायसिंग सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें आप देख रहे हैं कि R1 और R2 एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज हो रहा है. यहाँ पर RE और ऐड कर दिया गया, ठीक है, जो आपके एमिटर के साथ ऐड हुआ होगा. ठीक है, RE is added in the emitter circuit and the voltage divider resistor R1 and R2 in the base circuit of the transistor. This resistor act as a feedback to control the variation of the operating point and stabilize it. तो आपका R1 और R2 है वो एज अ फीडबैक यूज होता है और ऑपरेटिंग पॉइंट के वेरिएशन को कंट्रोल करता है. तो दिस इज अ सर्किट फॉर अ सेल्फ बायसिंग सर्किट. देखते हैं ये कैसे कंट्रोल करता है. Whatever be the reason of the rise in temperature, ICO increase, which in turn increase the IC. टेम्परेचर किसी भी वजह से बढ़े, टेम्परेचर का बढ़ने से ICO जो आपका कलेक्टर ओपन सर्किट करंट है, या इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो इंक्रीज करता है, विच इन टर्न इंक्रीज द IC. तो IC को इंक्रीज करता है. करंट थ्रू द रजिस्टर RE इज IE. जो आपका RE रजिस्टर है उसके थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज IE, दैट इज अ सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट. ठीक है, तो I इज नथिंग बट IB प्लस IC होता है. अगर IC इंक्रीज कर रहा है, सिंस IC इंक्रीज ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, तो IE भी इंक्रीज करेगा. हेंस द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर RE इंक्रीज. इसकी वजह से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द RE रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज करेगा. With reference to the circuit shown in figure, जो भी ऊपर वाला सर्किट देखा, voltage across the R2 is constant irrespective of variation temperature. तो ऊपर वाला सर्किट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला सर्किट है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस R2 ये वैरी नहीं करता. ठीक है, ठीक है, IC की वजह से IC इंक्रीज करने की वजह से IE इंक्रीज कर रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस RE बढ़ रहा है, और तो ये कांस्टेंट रहता है. ये कांस्टेंट रहता है, दैट मींस the voltage this voltage VR2 is equal to the, और जो ये voltage across R2 है is equal to the sum of voltage across the base emitter VB के बराबर होगा, और ट्रांजिस्टर और voltage across the resistance RE. VB plus VRE is nothing but VR2. अब VR2 नहीं बढ़ रहा है, that means, और VRE बढ़ रहा है, that means VB डिक्रीज होना चाहिए. When IE increases in RE, increase in VRE, since VR1 is constant and VB should come down by the same value as in the increase in VRE. ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द एमिटर रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है और आपका VR2, ये R2 R1 नहीं है, VR2 कांस्टेंट है, दैट मींस VB आपका डाउन हो रहा होगा, उतना ही डाउन हो रहा होगा जितना ही VRE बढ़ रहा है. Since the base emitter junction is forward bias for the transistor to operate in the active region, और नॉर्मली हम लोग बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं क्योंकि हमें एक्टिव रीजन में काम करना होता है, तो करंट इन द बेस, तो करंट बेस का होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने लगेगा एज अ VB डिक्रीजेस. और जो VB डिक्रीज हो रहा है तो बेस करंट IB आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने लगेगा. द डिक्रीज इन IB डिक्रीज द कलेक्टर करंट IC टू कंपनसेट द इंक्रीज इन करंट. अब IB डिक्रीज कर रहा है तो कलेक्टर करंट अपने आप डिक्रीज करने लगेगा. तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो राइज इन टेम्परेचर को की वजह से जो IC इंक्रीज कर रहा था उसको आपने कंपनसेट कर दिया. ठीक है, इवन दो द कंपनसेशन इज नॉट टोटल, द इंक्रीज इन द करंट, ठीक है, द इंक्रीज इन द करंट कैन बी रिड्यूस्ड टू लार्ज एक्सटेंट एंड स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट. When the temperature decreases, the above mentioned procedure is reversed. अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है तो ऊपर का सारा प्रोसीजर रिवर्स में काम करेगा, एंड सो द इंक्रीज इन VB इंक्रीज द बेस करंट टू कंपनसेट द डिक्रीज इन कलेक्टर करंट. ठीक है, होगा क्या, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उस वक्त IC और डिक्रीज हो रहा होगा, और IC
की वैल्यू कम हो रही होगी, तो वहां पर वहां पर वहां पर ये जैसा अपोजिट प्रोसीजर काम करेगा, और वहां पर इंक्रीज इन बीपी होगा, एंड दैट ड्यू टू दैट आईबी इंक्रीज करेगी, और आईबी इंक्रीज करेगी तो अगेन जो टेम्परेचर को कंपनसेट करके आपका करंट को वापस मेंटेन कर देगा। तो दोनों ही कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज हो जा रहा है सेल्फ बायसिंग सर्किट से। Therefore, this self biasing circuit is called the best biasing circuit. चलिए अब इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो तो बेस सर्किट ऑफ द सेल्फ बायस सर्किट इज रिप्लेस। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, बेस सर्किट जो है उस सेल्फ बायस सर्किट का, उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, ठीक है। आप रिप्लेसिंग इट बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स है जिसको वीटीएच कह लो या ईटीएच कह लो, एंड अ रजिस्टर आरटीएच एज शोन इन फिगर। मैंने जो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन था उसका इक्विवेलेंट बना लिया RTH, और उसके थ्रू जो वोल्टेज आ रही थी उसका इक्विवेलेंट बना लिया मैंने ETH। ये मैथमेटिकली क्या होंगे, ये मैथमेटिकली कुछ इस तरह से होंगे कि RTH इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2, या फिर इसको कह सकते हैं कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ETH जो होगा दैट इज VR2, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, दैट इज नथिंग बट R2। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं अगर सर्किट पर वापस जाए, ठीक है। ये आपका सॉरी ये आपका सर्किट था, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाए तो आर आर वीटीएस क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये आपका वीटीएच होगा, ठीक है। ये आपका वीटीएच होगा, वीटीएच कह लो या ईटीएच कह लो, दैट इज R2 इंटू VCC अपॉन R1 प्लस R2। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया मैंने यहाँ पर। RTH simply R1 parallel with R2 हो गया, that will be R1 R2 upon R1 plus R2। तो इस हिसाब से ये आपका इक्विवेलेंट फाइनल सर्किट आ गया। अब इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। बाय फर्स्ट अप्लाइंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द लूप इंडिकेटेड, ठीक है। ऊपर वाले इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हमें मिलेगा ETH ETH माइनस IB RTH, ठीक है, माइनस बेस टू एमीटर माइनस VBE माइनस IERE, ठीक है। ये आपका पूरा आएगा ETH इज इक्वल टू माइनस IB RTH माइनस VB माइनस IERE इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर IE की जगह पर IE का रिलेशनशिप रख दूं बीटा प्लस 1 IB, और इस पूरी इक्वेशन को IB के लिए सॉल्व करूं, ठीक है। मैंने यहाँ आई जहाँ IERE है वहां पर मैंने रख दिया बीटा प्लस 1 IB, और ये पूरी इक्वेशन मैंने IB के लिए सॉल्व की, तो यू गेट IB इक्वल्स टू ETH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE, ठीक है। तो ये आपका बेस करंट की इक्वेशन निकल के आएगी। अगर आपको यहाँ बेस करंट जहाँ मिल गया, ठीक है, तो उससे आप बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। Once IB is known, the remaining quantity of the network can be found in the same manner as developed for the emitter bias circuit। तो यहाँ से आप BC निकाल लेंगे, BCC माइनस IC है, RC प्लस RE, RC और RE की वैल्यू आपको मालूम, IC आपको चाहिए, आपके पास IB आ चुका है, IE आ चुका है, IC भी आप निकाल सकते। तो इन दिस वे आपने सर्किट पैरामीटर्स निकाल लिए। हाँ मुकेश, कोई दिक्कत? यस सर, ठीक है सर अभी। ठीक है। अब इसमें बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Okay, now in this circuit, you have to determine the DC bias voltage VCE and the current IC for the voltage divider configuration, ठीक है। voltage सर आपकी divider आवाज कट configuration, रही है सर।
क्लियर नहीं है और आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बेटा आपके नेटवर्क इशू है, मेरा एकदम क्लियर है। अभी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, लास्ट टाइम में भी आप कह रहे थे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में एकदम क्लियर आई है। दैट मीन्स आपका नेटवर्क इशू है बेटा, मेरा नहीं है। ठीक है सर। मैं आज का लेक्चर और लास्ट का लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपको बीसीई और आईसी निकालना है। यहाँ पर R1 की वैल्यू 39 किलो ओम है, R2 की 3.9 किलो ओम है, VCC 22 वोल्ट दे रखा है, RC 10 किलो ओम लगा हुआ है, और आपका RE 1.5 किलो ओम लगा हुआ है, ठीक है। You have to calculate VCE and IC. Let us do that. इसको बड़ा करते हैं। सबसे पहले तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट RTH निकालते हैं, R1 R2 पैरेलल करके। 39 किलो ओम into 3.9 किलो ओम upon 39 plus 3.9, that will give you 3.55 किलो ओम। ETH निकालेंगे, that will be R2 into VCC upon R1 plus R2, ठीक है। तो यहाँ पर 3.9 किलो ओम into VCC आपका 22 वोल्ट था, R1 की वैल्यू 39 थी, R2 की वैल्यू 3.9 थी, आपने पूरा रखा और कैलकुलेट किया, दैट विल गिव यू 2 वोल्ट। आप इसका यूज करके आप IB निकाल लें, जो आपने अभी इक्वेशन निकाली यूज की थी। EB विल बी नथिंग बट ETH माइनस VB अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आप 140 शायद फिगर में दे रखी है, देख लेते हैं फिगर। हाँ, बीटा की वैल्यू 140 दे रखी है, तो बीटा 140 आप ले लेंगे, ठीक है। तो बीटा प्लस 1 इज 141। ETH की वैल्यू 2 वोल्ट निकाली थी। VB स्टैंडर्ड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट होता है। RTH आपने निकाला था 3.55 किलो ओम। बीटा प्लस 1 140 प्लस 1 इज इक्वल टू 141। RE की वैल्यू 1.5 रखी। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको IB मिल गया 6.05 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें मालूम है कि IC इज नथिंग बट बीटा टाइम्स IB, ठीक है। बीटा टाइम्स IB होता है, तो हमने बीटा की वैल्यू 140 रखी इनटू 6.05 एम्पीयर, जो हमने अभी IB की वैल्यू निकाली। तो उससे आपका जो कलेक्टर करंट निकल के आया दैट इज 0.85 मिली एम्पीयर। दूसरा वो पूछ रहा है आपसे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज VC। VC इज नथिंग बट VCC माइनस IC RC प्लस RE, ठीक है, जो अभी हम लोगों को पहले रिलेशनशिप अभी डिराइव किया था। तो VCC 22 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखी, IC आपने निकाला 0.85 मिली एम्पियर, RC की वैल्यू 10 किलो ओम है, RE की वैल्यू 1.5 किलो ओम। इन सबको कैलकुलेट किया तो ये 9.78 22 वोल्ट माइनस 9.78 वोल्ट आया, और ये फाइनली आपका 12.22 वोल्ट हो गया। इसमें कोई डाउट? ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो ये आज का आपका सेल्फ बायसिंग सर्किट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आगे और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।